नमस्कार। आर्थिक ज्ञान में आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ अर्थशास्त्र की एक जानी पहचानी मूलभूत अवधारणा अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी के साथ। यह शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, अनेक प्रकार से सुना होगा, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था और भी विभिन्न प्रकार से आपने सुना होगा। तो आज जानते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और यह किस प्रकार से काम करती है, और साथ साथ में अर्थव्यवस्था कितने भागों में बटी होती है, प्रकार कितने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था को। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इसी प्रकार से टहल रहा हूं और गाना भी गाता हूं, खाना भी खाता हूं, काम भी करता हूं, बाजार भी जाता हूं, भ्रमण भी करता हूं। इसके अलावा लिखना, पढ़ना, खेलना, बहुत सारे क्रियाकलाप हम सभी करते हैं। अच्छा, इन सब क्रियाकलापों को करने के लिए हमारे पास पूरी एक व्यवस्था है, और उस पूरी व्यवस्था का जो पूरा एक ढांचा है, वह पूरा ढांचा है हमारा शरीर। अब शरीर में विभिन्न प्रकार के हमारे जो तंत्र हैं, जैसे परिसरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, और इन सभी तंत्रों में विभिन्न अंग होते हैं, यानी विभिन्न अंगों के द्वारा ये पूरे तंत्र होते हैं। और इन सभी अंगों और तंत्रों का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारा शरीर, पूरा ढांचा, पूरी व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा मैं जो अभी क्रियाकलाप गिना रहा था, जो हम करते हैं नियमित रोज, वो सारे क्रियाकलाप संचालित होते हैं। तो ये तो हो गया हमारी शारीरिक बनावट, और उसमें क्या क्या काम किन किन तंत्रों या ढांचे या व्यवस्था के तहत होते हैं। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था भी किसी क्षेत्र में या किसी देश में वहां के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठन या ढांचा या व्यवस्था होती है, जिसमें मनुष्य विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और थोड़ा समझते हैं, हम आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, और उन आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा हम अपनी जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि करते हैं। उन मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए होता है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। तो ये उत्पादन की प्रक्रिया में या मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो विभिन्न हम आर्थिक गतिविधियों को करते हैं या आर्थिक गतिविधियां जो संचालित होती हैं, तो उसके लिए देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं, उन सब संसाधनों का जो प्रयोग हो रहा है वो एक व्यवस्था में हो रहा है, यानी उसके लिए पूरा तंत्र या व्यवस्था या ढांचा बना हुआ है। और उस पूरे ढांचे और व्यवस्था को, जिसमें आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं और मनुष्य अपना जीवन यापन कर रहा है, या जहां से वो आजीविका कमा रहा है, वो कहलाता है अर्थव्यवस्था। इसको अगर परिभाषित करें तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन और संचार आदि संपादित की जाती हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कार्य है कि इसमें लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, यानी अर्थव्यवस्था उत्पन्न करती है। दूसरा, इस अर्थव्यवस्था के द्वारा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और उनका जीवन निर्वाह होता है। अर्थात इसको हम कहें कि अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें लोग आजीविका प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गया अर्थव्यवस्था का एक सामान्य अर्थ या अर्थव्यवस्था का एक पूरा परिप्रेक्ष्य, यानी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक व्यवस्था है, एक ढांचा है, एक संरचना है, एक बनावट है, जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ इसमें
लोगों की जीवन यापन हो रहा है, साथ साथ में उनको रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। यानी पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरा एक ढांचा है, पूरा एक तंत्र है जिसमें मनुष्य अपना जीवन यापन कर रहा है। अब उसमें फिर सारी जो गतिविधियां संचालित हो रही हैं, लेकिन एक पूरे स्ट्रक्चर के तहत। अब इसमें एक बात और आती है कि देश में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का प्रयोग होता है देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक इन स्थितियों में सुधार के लिए। अब इन स्थितियों में सुधार के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था को ही हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा होता क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा। मूलतः जितनी भी अभी मैंने गतिविधियां गिनाई, उनमें जो भी उत्पादन की बातें मैंने कही कि मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, वह 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये 3 भाग हैं, यह अर्थव्यवस्था के पूरी संरचना और बनावट यानी उसके ढांचे को समेटे हुए हैं। यानी अर्थव्यवस्था का जो पूरी संरचना है, ढांचा है, वो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है और उन 3 भागों को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। उसमें पहला क्षेत्र है जिसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरा द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा तृतीय क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां उत्पादन प्रकृति की सहायता से होता है। प्रकृति का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है यहां उत्पादन में। जैसे कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, उत्खनन इत्यादि जो भी ये क्रियाएं हैं, इसमें नेचुरल यानी प्राकृतिक तौर पर उत्पादन होता है। बहुत बड़ा योगदान इसमें प्रकृति का ही होता है। तो ये सारी क्रियाएं कहलाती हैं प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं। यानी इन क्रियाओं के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें चूंकि सबसे बड़ी जो बड़ा क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र भी है। अब बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन है, जो उत्पाद है, उनको उनकी विभिन्न प्रकार की मशीनों द्वारा या श्रम के द्वारा या फिर उनकी संरचना में या बनावट में परिवर्तन के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है, निर्माण होता है। यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र की जो उत्पाद है वो कच्चे माल के रूप में आता है, और द्वितीय क्षेत्र में वह मनुष्य की और जरूरतों के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य सामग्री का जो है निर्माण होता है, चाहे वह उपभोक्ता सामग्री होगी या साथ साथ में आपके पूंजीगत सामग्री होगी। अब इसको द्वितीय क्षेत्र को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं: उद्योग, निर्माण, गैस और बिजली। अब उद्योग क्षेत्र को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग यानी बड़े पैमाने के उद्योग। दूसरा इसमें है निर्माण क्षेत्र, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, बड़े बड़े जो निर्माण कार्य होते हैं, जैसे पुल निर्माण हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण हो गया, नहरों का निर्माण हो गया, ये सारे निर्माण क्षेत्र में आते हैं। आधारभूत बहुत बड़ी संरचनाओं का भी अलग अलग प्रकार से निर्माण होता है। जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं यानी जो वहां पर ढांचे तैयार हो रहे हैं, वो सारा निर्माण क्षेत्र में हो गया। तीसरा है गैस और बिजली। गैस का उत्पादन, बिजली का उत्पादन, यह भी द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो द्वितीय क्षेत्र में चूंकि मुख्यतः उद्योग है और निर्माण कार्य हो रहे हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र। अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे बैंक और बीमा, परिवहन, व्यापार, संचार और अन्य प्रकार की भी विभिन्न सेवाएं। तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है, और इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं,
क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के। इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर बनती है अर्थव्यवस्था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब इन 3 क्षेत्रों के दूसरे नाम हो गए कृषि क्षेत्र, उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अब अर्थव्यवस्था में जब हम बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा कभी कभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। और फिर आपने सुना होगा खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, या फिर और आपने सुना होगा पिछड़ी अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार हैं जो अलग अलग प्रकार से विभाजित किए गए हैं। जैसे हम स्वामित्व के आधार पर जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर किसका अधिकार रहेगा और साथ साथ में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा, इस आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करें तो वह वर्गीकरण होगा पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम पूंजीवाद कह देंगे। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम समाजवाद कहेंगे। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब जान लेते हैं कि ये अर्थव्यवस्था का जो मैंने वर्गीकरण किया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किसी भी देश में उस देश का राजनीतिक और आर्थिक एक व्यवस्था होती है, स्ट्रक्चर होता है। उत्पादन होता है उत्पादन के साधनों की सहायता से, और उत्पादन के साधनों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसमें किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और उत्पादन कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए, ये बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। और इन निर्णयों को लेने की प्रक्रिया होती है 2 तरीके की। पहला तरीका वो कि उत्पादन के साधनों में यदि लोगों का अधिकार है, अर्थात ऐसी आर्थिक प्रणाली, ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पत्ति के साधन चाहे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, इन पर यदि लोगों का निजी अधिकार है अर्थात निजी स्वामित्व है, तो वह व्यवस्था कहलाएगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और उत्पादन कैसे किया जाए, ये सारे निर्णय व्यक्ति स्वयं लेंगे। और चूंकि उत्पादन के साधनों पर उनका अधिकार है तो इसलिए वह जो उत्पादन करेंगे वह लाभ कमाने के लिए करेंगे। तो आर्थिक संगठन की वह प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है और वो लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन करते हैं, तो ऐसी पूरी व्यवस्था कहलाती है पूंजीवाद या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निर्णय लेने का काम है वह व्यक्ति या जो भी उसका उत्पादन के साधनों का स्वामी है या जिसने भी उद्यम करना है, उत्पादन कार्य करना है, वो स्वयं लेगा। और किसी वस्तु का या किसी भी साधन का मूल्य क्या होगा यानी कीमत क्या होगी, यह निर्धारित होगा बाजार में। अर्थात बाजार में मांग होगी, लोग किसी वस्तु को खरीदेंगे, और पूर्ति होगी यानी उत्पादन होगा उस वस्तु का, खरीदना बेचना। तो बाजार में एक कीमत, एक बाजार तंत्र होता है। उस बाजार तंत्र में मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा यह कीमत निर्धारित होती है, चाहे वो वस्तुओं की हो, चाहे सेवाओं की हो, या फिर उत्पादन के साधनों की हो। तो ये बाजार में तय होता है और उसी के द्वारा उत्पादन संबंधी विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बाजार अर्थव्यवस्था, क्योंकि उत्पादन संबंधी जो महत्वपूर्ण निर्णय है, विभिन्न निर्णय है, वह बाजार में
बाजार की विभिन्न स्थितियों के द्वारा तय होते हैं और व्यक्ति करते हैं। इसलिए संपत्ति का अधिकार होता है व्यक्तियों के पास और निर्णय लेने का अधिकार होता है, अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार होता है और साथ में विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय जो है व्यक्ति द्वारा ही या जो व्यक्तियों के समूह है उनके द्वारा ही लिया जा रहा है। तो ये कहलाएगा पूंजीवाद, निजी स्वामित्व बाजार अर्थव्यवस्था। दूसरा है समाजवाद। अब समाजवाद आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार है, या समझ लीजिए सरकार का अधिकार है। अब इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं वो एक केंद्रीकृत जो प्रणाली है उसके द्वारा होते हैं, यानी एक सरकार का एक अपना विभाग होगा या उनका जो है एक जो निर्णय लेने वाली एक संस्था होगी उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी निर्णय लिए जाएंगे। और इसको जो मुख्यतः उत्पादन संबंधी निर्णय है वो लोगों के आर्थिक कल्याण की भावना से निर्णय लिए जाते हैं। जहां पूंजीवाद में अधिकतम लाभ यानी लाभ कमाना उद्देश्य था उत्पादन का, यहां वह उद्देश्य होता है लोगों का अधिकतम सामाजिक कल्याण। अब यहाँ पर उत्पादन किस वस्तु का हो, कैसे हो, कितना हो, किसके लिए हो, ये सारे निर्णय जो केंद्रीय जो एक सरकार है यानी जो एक पूरा आयोजन जो कर रहा है यानी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा वह पूरा सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं कि वह उत्पादन के साधनों का प्रयोग कहाँ करना है, यह निर्णय भी जो है सरकार ही लेगी। अब यहाँ पर एक बात और समाजवाद में है कि निर्णय लेने के सारे अधिकार सरकार कर रही है, लेकिन उस समय वो इस बात का ध्यान रख रही है कि लोगों का अधिकतम कल्याण हो। तो यहाँ पर बाजार में निर्णय नहीं हो रहे बल्कि वस्तुओं और साधनों की कीमतों का निर्णय भी सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। अर्थात किस वस्तु की कीमत कितनी होगी, किस साधन की कीमत कितनी होगी, यह भी सरकार ही निर्णय लेगी। अब तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, इस अर्थव्यवस्था का जन्म तब होता है जब कि पूंजीवाद और समाजवाद के विभिन्न प्रकार के जो दोष होते हैं। अब हर व्यवस्था में कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ हानियां या उसके कुछ ऐसे पक्ष भी होते हैं जो नकारात्मक होते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के दोषों को थोड़ा दूर करने या दोषों से मुक्त होने की एक ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिसके द्वारा कि अर्थव्यवस्था का संचालन ऐसे हो कि कुछ क्षेत्र तो निजी स्वामित्व यानी निजी क्षेत्र को दिए जाए और कुछ क्षेत्र पर सरकार का अधिकार रहे, यानी निर्णय लेने की जो अधिकार है वो दोनों ही के पास रहे। यानी कुछ क्षेत्र लोगों को सौंप दिए जाएं यानी निजी स्वामित्व को सौंपे जाएं और कुछ क्षेत्रों पर सरकार निर्णय ले। तो ऐसी व्यवस्था कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवाद के हम अभी उदाहरण दें तो पूंजीवाद में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ये विभिन्न देश हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यूरोपियन देश और अन्य देश हैं जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इसी प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले भी कुछ देश हैं, जैसे चीन का उदाहरण ले सकते हैं। यद्यपि वहां पर संपत्ति का एक स्तर तक अभी अधिकार दे दिया गया है और वह राजनीतिक रूप से ज्यादा समाजवाद है और आर्थिक रूप से अभी उसमें थोड़ा कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन फिर भी चीन एक उदाहरण है। उसके अलावा यूगोस्लाविया, बुल्गारिया और वियतनाम, ऐसे और भी देश हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। लेकिन वर्तमान में समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश
धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। और तीसरी जो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसमें दुनिया के ज्यादातर देश इस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। हमारा देश भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत के अलावा उसके पड़ोसी देश अधिकांशतः मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना और थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सारे देश अधिकांशतः देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले ही हैं। और तो ये आपके अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का पहला प्रकार हो गया, जिसे हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर और निर्णय लेने के आधार पर। अब हम दूसरे प्रकार की जो इसका वर्गीकरण करेंगे वह करेंगे कि जो व्यापार है उस व्यापार के आधार पर वर्गीकरण कैसे हो सकता है। पहला होगा बंद अर्थव्यवस्था, और दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, ये व्यापार की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की चर्चा यहां पर होगी। बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहेंगे, माना एक कोई देश है, एक अर्थव्यवस्था है, और इस देश से बाहर को वस्तुओं सेवाओं का न तो निर्यात हो रहा है और न ही देश के अंदर के लिए आयात हो रहा है। यानी किसी भी प्रकार का अन्य देशों से कोई आयात निर्यात नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो अर्थव्यवस्था है वो कहलाएगी बंद अर्थव्यवस्था। अर्थात इस अर्थव्यवस्था में देश में जो उपलब्ध संसाधन है उनका प्रयोग करके ही देश की अर्थव्यवस्था संचालित होती है। विदेशी यानी अन्य देशों के साथ या अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन या व्यापार नहीं होता है और देश अपने ही संसाधनों पर निर्भर होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब अधिकांश मामले में इस समय दुनिया में बंद अर्थव्यवस्थाएं बहुत कम नगण्य हैं। लगभग एक छोटा सा कुछ हद तक उत्तर कोरिया एक देश है जिसे हम कुछ मायने में बंद अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, वो भी पूर्णतः नहीं। तो बंद अर्थव्यवस्था से मतलब है कि जिस देश का अन्य देशों से कोई आर्थिक संबंध नहीं है, वो होगी बंद अर्थव्यवस्था। दूसरी है खुली अर्थव्यवस्था। अब खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि यदि ये जो आयात निर्यात के प्रतिबंध हैं, यानी जो आयात निर्यात अन्य देशों के साथ है, यदि यह निर्बाध रूप से आयात और निर्यात हो रहा है एक दूसरे देश के साथ, तो ये निर्बाध रूप से आयात निर्यात या निर्बाध व्यापार जो हो रहा है, ऐसा अगर है तो यह कहलाएगा खुली अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था में एक देश का दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध होंगे और आर्थिक गतिविधियां यानी वस्तुओं का, सेवाओं का, उत्पादन के साधनों का एक देश से दूसरे देश में आवागमन होगा, यानी आयात भी होगा, निर्यात भी होगा। और इसका एक फायदा ये हो जाएगा कि उस देश के लोगों को विभिन्न प्रकार की उन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने का भी मौका मिलेगा जो उस देश में उत्पादित नहीं होती है। तो ये होगी खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अब एक और अगर हम विकास के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था को अगर देखें तो इस आधार पर हम अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होगी विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी होगी विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरी होगी पिछड़ी अर्थव्यवस्था। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां पर उस देश की अर्थव्यवस्था का जो सकल घरेलू उत्पाद है वह बहुत अधिक होता है, लोगों का जीवन स्तर अच्छा होता है और विकास के जो एक अच्छा स्तर है
उस स्तर को वह देश प्राप्त कर चुका है। यानी अर्थात उस देश के लोगों का जीवन स्तर अच्छा है और वहाँ का जो आधारभूत जो वहाँ की संरचनाएं हैं, यानी उस देश में जो लोगों के जीने के लिए जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं सेवाएं हैं बहुत अच्छी हैं। लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत अच्छी है। अर्थात वे देश या वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो विकास के एक स्तर से ऊपर उठ चुकी हैं, वो कहलाती हैं विकसित अर्थव्यवस्थाएं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, उसके अलावा कनाडा, ये विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय और देश की राष्ट्रीय आय अच्छी है और लोगों का जीवन स्तर भी काफी अच्छा है। वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार की सुविधाएं और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो लोगों की सामान्यतः बहुत अच्छे से पूरी हो जाती हैं। उसके अलावा सेवा क्षेत्र भी काफी विकसित होता है। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। ये वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो विकास के क्रम में एक स्तर से ऊपर तो नहीं है लेकिन उस ओर तेजी से बढ़ रही है। अर्थात जो इस समय विकास में तेजी से आगे को जा रही है और वहाँ उन देशों की अर्थव्यवस्था में वहाँ की सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अभी भी उतनी नहीं है और लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी अभी उतना अधिक नहीं है। लेकिन ये विकास की जो रेस है उसमें तेजी से आगे को बढ़ रहे हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। और इस विकासशील अर्थव्यवस्था के जो हम भारत में रहते हैं, हमारा देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है और साथ साथ में है विकासशील अर्थव्यवस्था यहाँ की। और हमारे आसपास के भी देश, चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इसके अलावा भी दुनिया में अनेक देश विकासशील अर्थव्यवस्था वाले हैं। यानी ज्यादातर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इसमें वो विकासशील हैं, चाहे वो ब्राजील, उसके अलावा आपका अर्जेंटीना, पैराग्वे, चिली, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, उसी प्रकार से इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये सारी विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तीसरी है पिछड़ी अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्थाएं वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक संकटों से गुजरने के कारण वहां का जो विकास का क्रम है वो थम सा गया है या बहुत पीछे है। वहां राष्ट्रीय आय बहुत कम है, वहां की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और वहां पर लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। गरीबी बहुत ज्यादा है, रोजगार का स्तर बहुत निम्न है। साथ साथ में वहां पर जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो बहुत ही निम्न अवस्था में है। तो ये आपके पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। जैसे बहुत सारे जो देश गृह युद्ध से ग्रस्त हैं, चाहे वो अफ्रीकी कुछ देश, सोमालिया, इथोपिया, ये देश हो गए, या आपके कुछ और देश भी हैं जहां पर अर्थव्यवस्थाएं अभी बहुत पिछड़ी या निम्न अवस्था में है, तो उन देशों की अर्थव्यवस्था को कहते हैं पिछड़ी अर्थव्यवस्था। इन विकसित, विकासशील और पिछड़ी अर्थव्यवस्था को हम इन क्षेत्रों की सहायता भी समझ सकते हैं कि जो पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती है शुरू में वहां ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र की ही जो उन पर निर्भरता रहती है, और जब देश विकासशील अर्थव्यवस्था में जाता है तो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में लोग उत्पादन के लिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं, और जब विकसित अर्थव्यवस्था की ओर जाते हैं तो फिर यहाँ से इसके साथ यहाँ और इसके साथ साथ यहाँ तीनों ही क्षेत्रों में जो उत्पादन के साधनों का जो है शिफ्टिंग होती है, और उस शिफ्टिंग के दौरान विभिन्न प्रकार की जो अवसंरचना है उसमें परिवर्तन आता है। बहुत प्रकार के सामाजिक आर्थिक संरचना वो बदलती है और लोगों का जीवन स्तर धीरे धीरे करके पिछड़ी से विकासशील, विकासशील से विकसित में लोगों का जीवन स्तर और देश का विकास का स्तर, ये दोनों ही आगे को बढ़ते जाते हैं।
तो ये था अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था और उसकी संरचना या ढांचा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और विभिन्न प्रकार से अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। उम्मीद है आपको इस वीडियो द्वारा अर्थव्यवस्था को समझने में कुछ सहायता मिली होगी। यदि आपको कहीं पर किसी भी बिंदु में समझने में कोई कठिनाई हो रही हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस टॉपिक पे आपको ये परेशानी हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए अलग से वीडियो बना दूं या आपके उस समस्या का समाधान कमेंट बॉक्स में ही कर दूं। उम्मीद है आप लोग इसी प्रकार से बने रहेंगे आर्थिक ज्ञान के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने उन साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और उन लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो अर्थशास्त्र को समझना चाहते हैं और उसकी आधारभूत अवधारणाओं से शुरू करना चाहते हैं। पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।